नमस्कार। आप सभी को पता है मैं मुस्लिम लॉ पढ़ा रहा हूं अपने वाईटी चैनल पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला पर। करण सर हिंदू लॉ पढ़ा रहे हैं और सबसे विशेष है ये जो बैच है, ये जो क्लासेस हैं बेटा जुडिशियल सर्विस के लिए हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप हमसे पढ़ तो लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, नोट्स कहां से मिलेंगे, पीडीएफ कहां से मिलेंगे? बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, आपको बेटा एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करो, आप इस पेज पर आ जाओगे, खुद को एनरोल्ड करो, ऑल क्लासेस में जाओगे, ऑल क्लासेस में फैमिली लॉ में जाओगे, फैमिली लॉ में बेटा ऑल कंटेंट पे क्लिक करोगे, नोट्स पे करोगे और चुटकी बजाते आपको ये फ्री नोट्स मिल जाएगा। तो इस माध्यम से आप अपने नोट्स को डाउनलोड करें, खुद को एनरोल करें, हमारे साथ बढ़ें। देखो, जब मैं मुस्लिम लॉ की बात करता हूं तो यह टॉपिक, यह सब्जेक्ट, नॉट टॉपिक, जितना एलएलबी के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही इस देश की किसी भी जुडिशियल सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। आप तेलंगाना में बैठे हो, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी बैठे हो, मुस्लिम लॉ पढ़कर ही जाना है। जिस तरीके से हम पीसीएसजे में जब किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो उसका कुछ कोर एरिया होता है, एक पेरिफेरल होता है, कुछ कोर होता है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी कीमत पर आप उसे छोड़ नहीं सकते। व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम लॉ, the sources of Muslim law, it is very very important। चूंकि इस्लामिक लॉ है, कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, मतलब आईपीसी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आप बचपन से सुनते हुए आते हैं। मुस्लिम लॉ कठिन है, मैं मानता हूं, लेकिन यह जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली है। मैं आपको मुस्लिम लॉ समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के पर्टेनिंग, आप उसे समझने की कोशिश करना। देखो, जब मैं मुस्लिम लॉ की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि मुस्लिम लॉ कहां से निकला। मुस्लिम लॉ जो निकला है, मुस्लिम लॉ का जो जन्म है वो माना जाता है कुरान से हुआ है। कुरान तो सुना होगा ना। मुस्लिम लॉ को जन्म देने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है कुरान। कुरान क्या है? कुरान डॉक्यूमेंटेड टीचिंग है। किसकी? प्रॉफिट साहब की, प्रॉफिट मोहम्मद की। ठीक है। जब मैं मुस्लिम लॉ की बात करता हूं तो मुस्लिम लॉ इनकम्पासेस सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल जो दुनिया भर के करोड़ों की आबादी वाले मुस्लिम फॉलोअर मानते हैं अपने जीवन में। ठीक है। मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि जो ये कुरान है ये सोल बुक है, और ये बेटा किससे निकली है? ये निकली है अल्लाह से, जिसे अल्लाह ताला के रूप में आम भाषा में हम संबोधित करते हैं कि कुरान का जो रिविलेशन है, कुरान की जो उत्पत्ति है वो अल्लाह से है। ठीक है। और एक और फंडामेंटल बिलीफ बताता हूं मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, मुस्लिम फंडामेंटल को लेकर, कि वह मानते हैं कि जो मोहम्मद साहब हैं वो फाइनल प्रॉफिट हैं जो अल्लाह के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है। मैंने कहा कुरान क्या है बेटा? कुरान डॉक्यूमेंटेड टीचिंग है प्रॉफिट साहब की। फिर प्रॉफिट साहब के लिए कहा जाता है कि जो मोहम्मद साहब हैं वो फाइनल प्रॉफिट है, उनके बाद दूसरा कोई नहीं है जिसे अल्लाह ने भेजा। मुस्लिम लॉ का जो जन्म है वो अरब का है, अरब का माना जाता है। मुस्लिम लॉ प्राइमरली कुरान पर टिका है, सुन्ना पर टिका है, हदीस पर टिका है। और जो इस्लाम के एडवेंट के पहले प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती थी, मुस्लिम लॉ का वो इंटीग्रल पार्ट नहीं मानी जाती। कहीं कहीं पर जो प्री इस्लामिक अरब प्रैक्टिसेस हैं वो मुस्लिम लॉ में देखने को मिलती हैं, कुछ स्कूलों में मिलती हैं। जब मैं मुस्लिम लॉ की बात करता हूं तो मुस्लिम लॉ से जुड़े तमाम स्कूल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। चूंकि मुस्लिम लॉ से जुड़े बहुत सारे स्कूल्स हैं, इसीलिए मुस्लिम लॉ से जुड़ी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है स्कॉलर्स के द्वारा प्रतिपादित। इसलिए मुस्लिम लॉ को लेकर, मुस्लिम लॉ से जुड़ी प्रैक्टिसेस को लेकर बहुत डिस्पैरेट ओपिनियन देखने को मिलता है। जैसे निकाह हलाला है, पॉलीगैमी है, ट्रिपल तलाक है, जो भी दूसरी प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं मानी जाती हैं, कहीं नहीं मानी जाती है। अब एक और सवाल उठता है कि शरिया और इस्लामिक लॉ में क्या अंतर है? क्योंकि मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड है, सामान्यतः बच्चों को नहीं पता रहता है। पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। जब मैं शरिया की बात करता हूं तो शरिया को डिवाइन कैरेक्टर का माना जाता है। शरिया, शरिया की जो उत्पत्ति है वो डिवाइन मानी जाती है, इसीलिए डिवाइन कहा जाता है इसे। जो इस्लामिक ट्रेडिशनल लॉ है, ठीक है बेटा,
इस्लामिक ट्रेडिशनल लॉ का जो लीगल सिस्टम है वो है शरिया। आप कहेंगे अच्छा, तो फिर इस्लामिक लॉ क्या है? अगर आप इस्लामिक लॉ को शरिया से डिफरेंशिएट करना चाहें तो बेसिकली इस्लामिक लॉ शरिया का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इस्लामिक लॉ शरिया का इंटरप्रिटेशन है जो स्कॉलर्स हैं, जो ह्यूमन एजेंसीज हैं, उनके द्वारा। तो शरिया वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड का है, इस्लामिक लॉ जो ह्यूमन स्कॉलर्स एजेंसी के द्वारा एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन है उसे कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था केवल आपको टॉपिक से जोड़ने के लिए। अब मैं अपनी स्लाइड्स पर चलता हूं, स्लाइड से जुड़े कंटेंट पर चलता हूं। मेरी स्लाइड आपको समर्पित है, आप कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। तो रिजोल्यूशन क्या है? सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ के जब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन इस तरीके से करेंगे। एक है फॉर्मल सोर्सेस, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेस। फॉर्मल और प्राइमरी एक ही बात है, और उसको बेटा 4 क्लासिफिकेशन में फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक एक करके मैं सबको पढ़ा दूंगा। पहला है कुरान, जिसे मैंने कहा फंडामेंटल है, कुरान द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा है सुन्ना, ठीक है, वे ऑफ प्रॉफिट। तीसरा है इज्मा, इज्मा जो कंसाइंस ऑफ मुस्लिम स्कॉलर, बेसिकली इसे हम कंसेंसस से जोड़ते हैं बेटा, ठीक है, एग्रीमेंट से जोड़ते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। और आखिरी है कियास, विच मीन्स रीजनिंग, ठीक है ना, लॉजिकल डिडक्शन। किया के लिए मैंने क्या लिखा? ऑल दो शिया डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ सोर्स ऑफ देयर इस्लामिक लॉ। तो सुन्नी तो मानते हैं, लेकिन शिया समुदाय के जो मुसलमान हैं वो किया को सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं मानते हैं। तो आप एग्जामिनेशन में और आपके कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे कि जब हम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करेंगे तो फॉर्मल, जिसे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं, उसमें कुरान आएगा, सुन्ना आएगा, इज्मा आएगा, किया आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल सोर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सोर्स। जिस तरह आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं उसमें प्राइमरी एविडेंसेस को पढ़ते हैं, सेकेंडरी एविडेंसेस को पढ़ते हैं, उसी तर्ज पर मुस्लिम लॉ में हम प्राइमरी सोर्सेस को पढ़ते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस को पढ़ते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस के रूप में बेटा लेजिस्लेशंस, जो कानून है, कस्टम्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल डिसीजन भी आ जाएगा, एंड जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। तो ये 3 प्रकार है, 3 क्लासिफिकेशन है जो इनफॉर्मल सेकेंडरी सोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है मुस्लिम लॉ में। ये आसान है समझना, जानना, याद करना। मैं आपको समझाऊंगा, कंटेंट भी दूंगा, आपके डाउट्स को टेलीग्राम पर दूर भी करूंगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्राइमरी सोर्सेस की ओर, ठीक है बेटा। फॉर्मल और द प्राइमरी सोर्सेस। तो फॉर्मल और प्राइमरी सोर्सेस में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? फॉर्मल और प्राइमरी सोर्सेस में हमें सबसे पहले पढ़ना है कुरान, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं क्या मतलब पूरी दुनिया इस्लामिक लॉ का बेटा फंडामेंटल, जो मुस्लिम लॉ है उसका फंडामेंटल सोर्स क्या माना जाता है? कुरान। कुरान एक होली बुक है, मतलब कुरान बहुत पवित्र है। और बेटा मतलब कुरान में 6346 आयतें, वर्सेस बोला जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं, कुरान में 114 के करीब चैप्टर हैं, 6346 वर्सेस हैं। और आप मुस्लिम लॉ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मुस्लिम लोगों का जो जीवन है, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन कुरान से डिराइव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बेटा अगर मैं कुरान की बात करता हूं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुरान 24/27 एक रेफरेंस है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए गुड मैनर क्या हो सकता है। फिर 33 और 58 दूसरे लोगों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। मतलब आप समझिए तमाम वर्सेस, तमाम चैप्टर्स इस सोर्स से जुड़ा है। उसके बाद 17, 23
माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये केवल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपको एग्जामिनेशन में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है धर्म हमें सिखलाता है। धर्म का मतलब क्या है? जिसे हम धारण कर सके। तो यदि मैं मुस्लिम लॉ की बात करता हूं तो मैं कुरान को फंडामेंटल सोर्स मानता हूं, और 6346 जो वर्सेस हैं, जो तमाम चैप्टर्स हैं, उसमें यही बतलाया गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं। मैंने क्या लिखा? द पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कुरान, इट इज डिराइव फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड कुरा विच बेसिकली मीन्स टू रीड। ठीक है, कुरान निकला कहां से? एक शब्द है कुरा। कुरा का मतलब क्या होता है? टू रीड। ठीक है, इट इज सेड दैट every word in the Quran was spoken to the prophet by an angel Gabriel over the time span of 23 years for the good of mankind, and hence it is considered to be the direct word of God given to the prophet। मैंने क्या कहा मोहम्मद साहब के बारे में? यह मान्यता है कि मोहम्मद साहब आखिरी प्रॉफिट माना गया। कि ये जो कुरान है, मैंने कहा शुरू में आपसे कि कुरान को हम मानते हैं डिवाइन लॉ है, रिवील है। किससे? अल्लाह ताला से, भगवान से। तो बेसिकली कुरान जो बेटा प्रॉफिट को बोली गई वो एंजल गैब्रियल के द्वारा बोली गई, और 23 साल के पीरियड में बोली गई। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए कहते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। तो ये टाइम स्पैन है ना संविधान के बनने का। उसी तरीके से कुरान का जब रेवोल्यूशन हो रहा था प्रॉफिट को एंजल गैब्रियल के माध्यम से, तो 23 वर्षों का समय लगा। और कुरान किसी एक धर्म को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई, ये फंडामेंटल मान्यता है। कुरान मानव जाति के लिए, मानव के कल्याण के लिए बनाई गई, फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। इसीलिए बेटा कुरान इतनी पवित्र मानी जाती है इस्लामिक धर्म में, मुस्लिम लॉ में। मैंने आपके लिए क्या लिखा? द कुरान encompasses verses of religious nature and offers guidance on regulating human conduct। मैंने कहा what to do, what not to do। यही तो आईपीसी का, बीएनएसएस का बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी धर्म का बेसिक स्ट्रक्चर, मूल तत्व क्या है? क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि हम कुरान को फंडामेंटल सोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इसमें जो तमाम वर्सेस हैं उनका आधार धर्म है। और बेटा वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि मानव का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, जानवरों के प्रति, आप समझिए नेचर के प्रति। ये सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है। As Islam's holy book, it holds the ultimate authority in matters of Muslim law। तो जैसे भारत में 1240 के करीब लॉज हैं, उनकी अल्टीमेट अथॉरिटी संविधान है, ग्रैंड नॉर्म के रूप में, लॉ ऑफ द लैंड के रूप में। उसी तरीके से बेटा जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो अल्टीमेट अथॉरिटी के रूप में कुरान को माना जाता है। अच्छा मैंने लिखा भी है, बहुत बढ़िया। कुरान कंसिस्ट ऑफ 114 चैप्टर्स विद 6236 वर्सेस। इसमें बेसिकली 2 चैप्टर हटा दिया जाता है तो 6236 होता है, नहीं तो इन टोटलिटी 6346। ठीक है, जो मैंने बोला वो सही था। अब चलते हैं दूसरे सोर्स के प्रति, दूसरे सोर्स की तरफ, जिसे हम कहते हैं सुन्ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे क्या पढ़ा जाता है? सुन्नत बोला जाता है। सुन्ना, सुन्ना का मतलब होता है बेटा ट्रोडन पाथ। जिस पर लंबे समय से सामान्यतः चला जाया, चला जाया मतलब चला गया है। ठीक है, सुन्ना। ठीक है, तो वो प्रैक्टिसेस, वो प्रेसिडेंट जो प्रॉफिट ने अपने जीवन काल में अपनाई, वो बेटा सुन्ना का पार्ट है। ठीक है, तो प्रॉफिट साहब ने अपने जीवन काल में अल्लाह को लेकर क्या कहा, अल्लाह को इंस्पिरेशन के रूप में मानकर, गाइडिंग फोर्स के रूप में मानकर क्या किया, जो अल्लाह ने किया, मतलब जो प्रॉफिट ने किया, ठीक है, वही ट्रेडिशन बन गया। आप जब भी मुसलमान प्रेयर को अदा करते हैं तो वो वजू करते हैं, ठीक है, अपने हाथ पैर वगैरह को धोते हैं, ये सुन्ना का पार्ट है। कहा जाता है मुसलमान हमेशा क्या करेगा, साफ कपड़े को पहनेगा। ये कुरान में नहीं लिखा है, ये सुन्ना में लिखा है।
ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं सुन्ना की इंपॉर्टेंस क्या है, सुन्ना का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, it is the way of the prophet or the pathway shown by the prophet. When on any matter Quran is silenced, the guidance on such matter is sought from Sunnat. कहने का मतलब है कुरान अल्टीमेट अथॉरिटी है। कुरान के 6346 वर्सेस में यदि कुछ लिखा है तो भाई हम कहेंगे लिखा हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लेते हैं, लिखा हुआ है। जिन मैटर्स पर कुरान साइलेंट है, फिर यह देखा जाएगा, यह डेलिब्रेट किया जाएगा कि प्रॉफिट साहब ने, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में क्या कहा इस मैटर से संबंधित इंसिडेंटल मैटर पर। प्रॉफिट साहब ने अपने जीवन काल में क्या कहा इस मैटर के इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल। ठीक है, कोई भी एक मैटर है या तो डायरेक्ट रेफरेंस मिल जाए, कुरान साइलेंट है, लेकिन प्रॉफिट साहब क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट साहब क्या कर रहे हैं, उनकी क्या गाइडेंस थी, उनकी क्या इंस्पिरेशन थी, तो उससे बेटा उस पर्टिकुलर मैटर पर हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है अथॉरिटी, और उसे हम कहते हैं सुन्ना। वर्ड सुन्नत मीन्स प्रोसीजर, वे ऑफ एक्शन इंडिकेटिंग वेज, लैंग्वेज और एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का उनके जीवन काल में क्या तरीका था, क्या शब्दावली उन्होंने यूज की, भाषा यूज की, उनके एक्ट्स क्या थे, उनके ओमिशन क्या थे, ये सब कुछ बेटा सुन्नत का पार्ट बन जाता है उन मैटर्स के पर्टेनिंग जिस पर कुरान साइलेंट है। तो भैया हमें खोजना है ना कोई अथॉरिटी, हमें कोई रेफरेंस चाहिए ना। सुन्नत की इंपॉर्टेंस बेटा ये है। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा प्राइमरी सोर्स क्या है, इज्मा। ठीक है ना, इज्मा और महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए जब मैं कुरान की बात करता हूं, जब मैं सुन्नत की बात करता हूं, उसके रूप में ट्रेडिशन की बात करता हूं, इट कंटिन्यू टू हैव लेजिस्लेटिव इफेक्ट। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस थी, है और रहेगी। लेकिन समय के बदलने के साथ और प्रॉफिट के डिमाइस के साथ बेटा एक चैलेंज उठ खड़ा हुआ कि जो मुस्लिम लॉ से जुड़ा ओरिजिनल लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो तो खत्म हो गया, वो तो एंड हो गया। अब समय खुद को बदल रहा है, प्रॉफिट साहब रहे नहीं, तो वो सवाल जो कुरान में नहीं दिए हैं जिनके जवाब, वो सवाल जिनका जवाब सुन्ना के माध्यम से, मैकेनिज्म से नहीं मिल सकता है, तो फिर बेटा एक टूल डेवलप किया गया, टूल ऑफ एग्रीमेंट, टूल ऑफ कंसेंसस, कि कुरान और सुन्नत की अथॉरिटी से इंस्पिरेशन प्राप्त करते हुए, एक इंटरप्रिटेशन लेते हुए, उन दोनों अथॉरिटीज के कंसोनेंस में हम किसी उस मैटर पर एग्रीमेंट, कंसेंसस को आगे बढ़ाएंगे जिस पर प्रथम दृष्टया अपेरेंटली कुरान साइलेंट है, सुन्नत साइलेंट है। ठीक है, जैसे जो फ्राइडे की प्रेयर होती है, कुरान साइलेंट है, सुन्नत साइलेंट है, वो बेटा किसका पार्ट है, वो इज्मा का पार्ट है। ठीक है, मुसलमानों के लिए क्या जाता है, भैया ब्याज नहीं लेना है, ब्याज लोगे गड़बड़ हो जाएगा, पाप होगा, हराम है ब्याज लेना, ये बेटा इज्मा का पार्ट है। उन कामों को मत करिए विच इज डिसरिस्पेक्टफुल टू प्रॉफिट, ये कहा जाता है ना मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के लिए, ये बेटा किसका पार्ट है, ये इज्मा का पार्ट है। मैं आपको उदाहरण भी इसीलिए दे रहा हूं कि आप खुद को ज्यादा बढ़िया तरीके से इससे जोड़ पाए। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इज्मा। इज्मा इज बेसिकली द कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटीज मोस्ट नॉलेजेबल इंडिविजुअल। ठीक है, कंसेंसस किसका बेटा, समाज के उस वर्ग का जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, द प्रोफेट वाया सुन्नत एंड द कुरान हैव बोथ बीन वेरीफाइड बाय दिस सोर्स। ठीक है ना, तो जो मोस्ट नॉलेजेबल इंडिविजुअल थे उन्होंने कुरान भी पढ़ा, कुरान की आयतों को भी पढ़ा, तमाम चैप्टर्स का अध्ययन किया, सुन्नत को पढ़ा, ट्रेडिशन को पढ़ा, एक्ट को पढ़ा, सब पढ़ा, और कहा नहीं ये बिल्कुल सही है। मतलब कुरान की जो वैलिडिटी है, सुन्नत की जो वैलिडिटी है, इट हैज बीन वेरिफाइड बाय इज्मा, दैट इज बाय द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। द टर्म इज्मा डिस्क्राइब्स द कंसेंसस। कंसेंसस मतलब क्या होता है बेटा, कि एक एग्रीमेंट करना, सहमति देना, सेम पेज पर आना, मीटिंग ऑफ माइंड का होना, यही तो कंसेंसस का मतलब होगा। द टर्म इज्मा डिस्क्राइब द कंसेंसस among the Muslim jurists
अच्छा, मुस्लिम ज्यूरिस्ट की बात हो रही है, इसमें सिख, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन ये लोग नहीं आएंगे भैया। मुस्लिम लॉ से जुड़ा मैटर है, मुसलमानों से जुड़ा मैटर है, धर्म से जुड़ा इस्लाम से मैटर है, तो मुस्लिम ज्यूरिस्ट जो उनके नॉलेजेबल पर्सन है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। फॉलोइंग द प्रॉफिट्स पासिंग, द jurists had to come to an agreement to resolve issues whose solution were outside the scope of the sunnat or the Quran। क्योंकि भैया कुरान और सुन्नत के बाद भी तो समस्याओं का जन्म हुआ होगा, क्योंकि समय खुद को बदल रहा है, चैलेंजेस नए नए आ रहे हैं, जरूरत समाज की बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। तो जरूरी नहीं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हो वही 2025 में भी जरूरत हो, तभी तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। उसी तरीके से जरूरी नहीं कि जो हजारों आयतों में कुरान में लिखा हुआ है, जो डिवाइन लॉ माना जा रहा है, जो सुन्ना में ट्रेडिशन के रूप में फॉलो किया जा रहा है, वही हमेशा हमेशा के लिए कॉन्क्लूसिव होगा। इसीलिए बेटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंसेंसस और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट को इवॉल्व किया गया। मैंने क्या लिखा, आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपने नोट्स मेकिंग में। इज्मा, इट इज द टर्म फॉर द ज्यूरिस्ट, मुस्ताहिद्स opinion, and as it based on the Quran and Sunnah, it is believed that it cannot be contradictory to the path of God, as God will aims to fulfill all the needs of society। तो कहने का मतलब है कि कंसेंसस के रूप में, एग्रीमेंट के रूप में आप ऐसा कुछ नया नहीं इवॉल्व कर सकते हैं जो कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के खिलाफ है, प्रॉफिट के सेइंग के खिलाफ है, उनके एक्ट के खिलाफ है। मतलब जो कंसेंसस, जो एग्रीमेंट है, इट शुड बी इन कंसोनेंस विद द कुरानिक अथॉरिटी, इट शुड बी इन द कंसोनेंस ऑफ द गॉड्स विल। हम आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहते हैं इस देश में जितने भी लॉज बनेंगे दे मस्ट बी इन कंसोनेंस विद द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से जब कंसेंसस होगा, एग्रीमेंट होगा, तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं हो सकता, वही फंडामेंटल यहां भी अप्लाई होता है, ठीक है। गॉड्स will not allow its people to agree on error, and whatever jurist will hold is good before the God। जो मैंने आपको बताया वही मैंने आपके लिए लिखा, ठीक है। जब मैं इज्मा की बात करता हूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इज्मा। आपको समझना होगा मेरे साथ कि इज्मा में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। 3 प्रकार के कंसेंसस को अथॉरिटी मिलती है मुस्लिम लॉ में। कौन कौन से हैं? पहला, इज्मा ऑफ कंपेनियनशिप ऑफ प्रॉफिट। ओपिनियन ऑफ हिज कंपेनियनशिप आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो जो प्रॉफिट के कंपेनियन थे, जो उनके साथ रहते थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया, जो उनके मार्गदर्शन में इस्लामिक लॉ को समझे, उसे अप्लाई किया, नई नई समस्याओं के समाधान को उन्होंने इवॉल्व किया, तो कहा भैया वो तो प्रॉफिट के साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्प्यूट, कोई डिस्पैरेट ओपिनियन हो ही नहीं सकती है। तो आप यहां भारत की बात करो, ईरान, इराक या दुनिया के जो भी 56 देश हैं, वो बेटा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के साथ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट के जो इज्मा हैं उसे माना जाता है। दूसरे प्रकार का इज्मा, इज्मा ऑफ ज्यूरिस्ट, consensual opinion of jurists as they sit and discuss together and then unanimously it is decided by majority। तो जो ज्यूरिस्ट हैं, आप ज्यूरिस्ट को ऐसा मत समझो कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल के ज्यूरिस्ट की बात कर रहा है, नहीं, मुस्लिम धर्म से जुड़े जो ज्यूरिस्ट हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत जगहों पर आज भी कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां शरिया आधारित कोर्ट्स लगती हैं, तो ऐसी कोर्ट से जुड़े जो ज्यूरिस्ट हैं, ठीक है, मुस्लिम लॉ से संबंधित धर्म की व्याख्या करने वाली संस्थानों से जुड़े जो ज्यूरिस्ट हैं, उनसे जुड़ा जो कंसेंसस है, उनसे जुड़ा जो एग्रीमेंट है, ये इज्मा का दूसरा प्रकार होता है, टाइप होता है। तीसरा, इज्मा ऑफ पीपुल। Sometime opinion of the majority of Muslim population also hold important but very less importance and only in religious matter and not only legal matter। कहने का मतलब है बेटा, किसी देश, किसी काल, किसी खंड, किसी समाज या परिवार कुनबा इतना बड़ा है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर उनके बीच एक एग्रीमेंट है,
उनके बीच एक कंसेंसस है, तो उसे भी इज्मा के रूप में, उसे भी एग्रीमेंट के रूप में मान्यता दी जा रही है कि अगर लोगों का कंसेंसस है, लोगों का एग्रीमेंट है, वो कुरान के खिलाफ नहीं, सुन्ना के खिलाफ नहीं, जो प्रॉफिट के कंपेनियन हैं उनके खिलाफ नहीं, जो इज्मा ज्यूरिस्ट के द्वारा प्रोपाउंडेड है उसके खिलाफ नहीं, तो इसे भी मान्यता है। क्यों नहीं इज्मा ऑफ पीपुल को फर्स्ट फुटिंग पे रखा गया? कहा नहीं, इज्मा ऑफ द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट वो पहली फुटिंग पे है, दूसरा ज्यूरिस्ट, और तीसरा क्या है बेटा? लोगों से जुड़ा एग्रीमेंट, लोगों से जुड़ी सहमति। इसमें आप कस्टम को भी जोड़ सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट। तो ये बेटा इज्मा का कॉन्सेप्ट है, आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ सोर्स विच इज अबाउट कियास, जिसे शिया में रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। किया का क्या मतलब होता है? किया का मतलब होता है एनालॉजिकल डिडक्शन, जिसकी चर्चा आप फंडामेंटल ड्यूटी में भी करते हैं कि डिड्यूस करना है एनालॉजी से। ये जो बेटा शब्द है ना कियास, ये पता है किससे निकला है? ये निकला है हियाकिस से। ठीक है, किया बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है, मेरी नजरों में सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, क्योंकि बेटा सिंपलीसिटर तरीके से अगर आप इसे समझें तो किया में क्या किया जाता है? किया में क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड है, एक एनालॉगी है, कोई एक समस्या है, कोई एक क्वेश्चन है कंफ्यूजन से जुड़ा हुआ और उसका रास्ता तलाशना है। तो भैया हम कंपेयर कर रहे हैं किसी सर्टेन स्टैंडर्ड से, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड से, किसी एनालॉगी से। तो जिसका जवाब कुरान में नहीं, जिसका जवाब सुन्ना में नहीं, जिसका जवाब इज्मा में नहीं है कवर्ड, तो फिर क्या किया जाएगा? तो उस मैटर के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए, उस सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के लिए कुरान, सुन्ना और इज्मा की अथॉरिटी से डिराइव करते हुए एनालॉजिकली हम उस समस्या के समाधान को निकालेंगे। जैसे मुस्लिम धर्म में माना जाता है शराब सेवन नहीं करना है, आपको पता है बेटा, ये एनालॉजिकल डिडक्शन का पार्ट है। माना जाता है शराब जो है, शराब या किसी भी ड्रग्स का जो सेवन है वो हराम है। आप कहते हैं एक मुसलमान 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता, आपको पता है ये एनालॉजिकल डिडक्शन की वजह से। तो किया में बेटा हम डिड्यूस कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? कुरान से, सुन्ना से, इज्मा से। और इन तीनों सोर्सेस की अथॉरिटी से रियलाइज किया हुआ जो डिडक्शन है उसे एनालॉजी के रूप में हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सोर्स में। मैं और आपको समझाता हूं। एनालॉजिकल डिडक्शन ऑफ अदर 3 प्राइमरी सोर्सेस दे आर रेफर्ड टू एज किया। ठीक है, जो तीनों सोर्सेस मैंने अभी आपको बताए उनका जो एनालॉजिकल डिडक्शन है, जो लॉजिकल डिडक्शन है बेटा, a group of guidelines and precepts deducted from the Quran, Sunnat and Ijma by comparison and interpretation technique। तो भैया बहुत सारी गाइडलाइंस ऐसी हैं, बहुत सारे प्रिसेप्ट ऐसे हैं जिन्हें डिड्यूस किया गया, जिन्हें निकाला गया किससे? कुरान से, सुन्ना से, इज्मा से। कैसे? क्योंकि हमने कंपैरिजन की, हमने इंटरप्रिटेशन किया। जो इंटरप्रिटेशन है, आपने लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ा होगा, जो निर्वचन की प्रक्रिया है, तो निर्वचन की प्रक्रिया में आपने तमाम रूल पढ़े होंगे। आपने लिबरल रूल पढ़ा होगा, गोल्डन रूल पढ़ा होगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को पढ़ा होगा, मिसचीफ रूल पढ़ा होगा। वहां भी तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब किया की आप बात करते हैं तो कंपैरिजन के माध्यम से, इंटरप्रिटेशन के माध्यम से एनालॉजिकल डिडक्शन किया जाता है। ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा। शिया think that an imam alone should be one to expand the reach of the law if that is indeed necessary। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि शिया कम्युनिटी में बेटा क्या किया जाता है? शिया कम्युनिटी में इसे रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। सो कियास ओनली एडवोकेट्स अप्लाइंग लॉन्ग स्टैंडिंग
accepted concept to novel situation, it does not advocate for drafting of new laws. तो किया से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जब हम डिड्यूस कर रहे हैं, तो डिड्यूस क्या करेंगे? व्हाट इज देयर इन कुरान, व्हाट इज देयर इन सुन्ना, व्हाट इज देयर इन इज्मा. थ्रू द process of किया, we are not evolving or making new laws, rather we are deducing something, we are taking something from the above mentioned three sources. ठीक है, तो जो नई सिचुएशन है, नई प्रॉब्लम है, नई कंफ्यूजन है, उसमें बेटा जो तीनों अथॉरिटीज हैं उनको अप्लाई करते हुए उस नई परिस्थिति के लिए हम कुछ डिड्यूस कर रहे हैं, उसी को कहते हैं किया. ठीक है, तो इन चार सोर्सेस के साथ मैंने आसान भाषा में, आसान तरीके से, एग्जाम्पल्स के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको प्राइमरी सोर्सेस पढ़ा दिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री सोर्स. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल सोर्स. तो चलिए सेकेंडरी सोर्स को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला है बेटा कस्टम. कस्टम मतलब जो परिपाटियां होती हैं. देखो कस्टम की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आप जब आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ की डेफिनेशन को पढ़ते हो, तो लॉ में बेटा कस्टम को मान्यता दी गई है. मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, वो हिंदू मुस्लिम लॉ सभी से ऊपर है. जब आप हिंदू लॉ को पढ़ते हो तो आपको तमाम जगहों पर जो सपिंदा है, जो प्रोहिबिटेड डिग्री है, आपको कस्टम मिल जाएगा. जब आप SC ST से जुड़े नियमों को पढ़ते हैं तो आपको कस्टम मिल जाएगा. जब आप आर्टिकल 29 को पढ़ते हैं तो आपको कस्टम मिल जाएगा. आर्टिकल 25 को पढ़ते हैं तो आपको कस्टम मिल जाएगा. हजारों साल से चली आ रही एक परंपरा जिसे अब तलाकल बुद्दत कहते हैं, ट्रिपल तलाक कहते हैं. आप मुझे बताइए बेटा, 22 अगस्त 2017 का वो दिन जब भारत की सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया. जस्टिस केहर की ऑथरशिप है, बेहतरीन जजमेंट है. ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए बेटा यही तो कहा गया कि भैया ये कस्टम सही नहीं है. कस्टम इतना महत्वपूर्ण है कि आपको आपके देश के सभी लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में कस्टम मिल जाएगा. तो उसी रूप में, उसी सेंस में कस्टम को बेटा मुस्लिम लॉ का भी इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है. सो कस्टम आर सेड टू बी द सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. तो कस्टम इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन कस्टम के साथ कुछ राइडर्स जुड़े हैं. अगर हम मुस्लिम लॉ से जुड़े किसी कस्टम को उसके सोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फॉर अ वैलिड कस्टम देयर आर सम बेसिक प्रीरिक्विजिट्स. मैं आपको पढ़ाता हूं, मैंने लिखा भी. हाउएवर देयर आर फ्यू कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कस्टम. कि चाहे आप हिंदू लॉ में पढ़ो, मुस्लिम लॉ में पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ो, ये जो शर्तें मैं बताने जा रहा हूं ये कॉमन आपको मिलेंगी. क्या है? इट शैल नॉट कॉन्ट्रडिक्ट कुरान. अब मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं तो कुरान की बात करेंगे, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे. तो अगर किसी कस्टम को हम मुस्लिम लॉ का सोर्स मान रहे हैं तो कुरान का जो बेसिक फंडामेंटल है उसके खिलाफ वह परिपाटी नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ बेटा वो कस्टम नहीं होना. और कस्टम देश से जुड़ा होता है, कस्टम स्टेट से जुड़ा होता है, कस्टम सोसाइटी से जुड़ा होता है, कस्टम परिवार से जुड़ा भी हो सकता है कि उसे इन टोटलिटी पूरा मुस्लिम समाज नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन एक ऐसा बड़ा कुनबा है, परिवार है एक जगह का जो फॉलो कर रहा है, वो भी कस्टम हो सकता है. बस शर्त ये है, चाहे वो देश का हो, राज्य का हो, समाज का हो, परिवार का हो, ठीक है, वो बेटा कुरान को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा. इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. कस्टम के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो इमेमोरियल समय से प्रैक्टिस किया जा रहा है, आदि अनादि काल. अरे नहीं, बस ये है लंबे समय तक यूनिफॉर्मली किसी एक प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है जो कस्टम बन गई. ये तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है इट मस्ट बी कंटिन्यूड एंड सर्टेन.
अगर कस्टम को किसी भी प्रैक्टिस को कस्टम के रूप में सोर्स में आपको इनकॉर्पोरेट करना है मुस्लिम लॉ के, तो यह पक्का होना चाहिए कि वो कंटिन्यूअली फॉलोड हो और वो सर्टेन हो। मतलब कभी मानी गई कोई प्रैक्टिस, कभी नहीं मानी गई, कभी किसी का मन करता है मानने का, कभी नहीं करता है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक ऐसा एक्ट है, कोई एक ऐसी प्रैक्टिस है जो लगातार फॉलो की जा रही है और जो सर्टेन है। कहीं पर कुछ कहा जा रहा है उस प्रैक्टिस को लेकर, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ मॉडिफिकेशन है, कहीं कुछ अमेंडमेंट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रैक्टिस लंबे समय तक जो कुरान की खिलाफत नहीं कर रही है और उसे लंबे समय तक सर्टेनिटी के रूप में फॉलो किया जा रहा है, वही प्रैक्टिस कस्टम बन सकती है। इट मस्ट बी टेरिटोरियल, मतलब अब यह होना चाहिए कि यह भारत से जुड़ी है, यह भारत के इस राज्य से जुड़ी है, ये इस राज्य के इस जगह, मतलब कुछ तो टेरिटोरियल बेटा उसका बेस होना चाहिए। एंड इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट एनी पब्लिक पॉलिसी। भाई ट्रिपल तलाक को माना गया कि ट्रिपल तलाक पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। कस्टम लंबे समय से चल रहा है, करोड़ों लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उसका टेरिटोरियल बेस है और यह साबित किया जा सकता है कि वो कुरान की खिलाफत नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने यह पाया कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, अब पब्लिक पॉलिसी देखो वो समय के अनुसार खुद को बदलती है। जैसे राइट टू प्रिवेसी पहले फंडामेंटल राइट कहां था, अब है कि नहीं? पहले इंग्लैंड में अडल्ट्री अपराध नहीं था, भारत में था, लेकिन 2017 के बाद अब अडल्ट्री अपराध नहीं है। पहले लिव इन रिलेशनशिप अपराध हुआ करता था, नेचुरल ऑफेंस अपराध हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच बदल गई। लोगों की सोच की वजह से देश का कानून बदल गया। तो पब्लिक पॉलिसी ऐसा विषय है जो बेटा समय और समाज और सोच के अनुसार खुद को बदलता रहेगा। तो जो आज पब्लिक पॉलिसी है जरूरी नहीं वो 3025 में भी रहे। तो उन चारों कंडीशन के होने के बावजूद किसी कस्टम को इनवैलिडेट किया जा सकता है पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पर। जैसे कोई एक महिला अगर छोटे कपड़े पहनती हो तो हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, उसकी राइट टू चॉइस है। मैं बनारस में रहता हूं, बनारस, इलाहाबाद, बेंगलोर, बंबई, देश के तमाम शहरों की बात कर लो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कोई एक बिल्कुल रिमोट एरिया हो, वहां लोगों को लगे नहीं भाई ये महिला गलत कर रही है, मतलब कपड़ा वही, महिला वही, लेकिन कुछ लोग उससे गलत क्यों कर रहे हैं? ऑल्दो वो गलत है नहीं, वो उस महिला की राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा मुद्दा है, राइट टू चॉइस से जुड़ा मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा गांव हो जहां पे कहा जाए नहीं बेटा तुमको ऐसा कपड़ा गांव में नहीं पहनना चाहिए, है ना? ये आप सभी के जीवन का अनुभव होगा। तो सोच समय जगह के हिसाब से बदलती रहती है। तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरीके से बेटा ये चीजें बदल जाती हैं। तो जो पब्लिक पॉलिसी का फिनोमिना है वो खुद को बदलता है, तो कोई भी कस्टम जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है वो नहीं चल सकता है, ठीक है? इट मोस्टली कम्स टू प्ले इन द मैटर्स ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, सक्सेशन। मुस्लिम लॉ में कहा जा रहा है लैंड से जुड़ा कस्टम, प्रॉपर्टी से जुड़ा कस्टम, सक्सेशन से जुड़ा कस्टम जो है वो बहुत सामान्य है। फिर क्या है? जुडिशियल डिसीजन। मुझे पढ़ाने की अंदर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। न्यायिक निर्णय मुस्लिम लॉ को लेकर एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में जाना जाता है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो शाहबानू अम्मा की है, एक 62 साल की महिला जिसे उसके पति ने डिवोर्स दे दिया, उसके बच्चे भी थे। अगर शाहबानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट 1986 में नहीं आता तो आज भी इस देश में करोड़ों ऐसी मुस्लिम महिलाएं थीं जिन्हें केवल 90 दिनों तक मेंटेनेंस मिलता, या जो भी इद्दत का पीरियड होता है उस पीरियड तक मिलता। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरीके से दूसरे धर्म की महिलाओं को सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत न्याय मिल रहा है, बिल्कुल उसी तर्ज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ केवल मुसलमानों पर लागू होगा, उनसे जुड़ी मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन वगैरह मेंटेनेंस पे लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 125 सीआरपीसी एक सेकुलर प्रोविजन है, इसलिए हम इसे, मतलब जो शाहबानो का जजमेंट है, सभी पर लागू कर रहे हैं। चाहे शाहबानो की बात कर लो, सरला मुदगल की बात कर लो, डैनियल लतीफी की बात कर लो, ये सारे पर्सनल लॉ से जुड़े जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं। उससे बेटा मुस्लिम लॉ खुद को बदल रहा है। शाहरा बानो शादी से जुड़ा, तलाक से जुड़ा पर्सनल मैटर ही तो था बेटा।
तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से मुस्लिम लॉ ने खुद को बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदला। तो मुस्लिम लॉ का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जुडिशियल डिसीजन। भाई कल को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि निकाह हलाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिंड्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सब जुडाइस है ना मैटर, और मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम कहता है कि पॉलिंड्री तो होगा आज नहीं तो कल। अब हो ना हो, मेरा अपना विजडम है, मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आपको ये समझना होगा अगर ये फैसला आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ खुद को बदलेगा, तो वो बेटा एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाएगा तमाम जो जजमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने उदाहरण दिया मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, मैं उसमें यूनियन ऑफ इंडिया बोल गया। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक आप समझ सकते हैं। तो शाह बानो बेगम का जो जजमेंट था वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ था, और आज भी हम मतलब अभी शायरा बानो का जजमेंट आया ना, उसमें भी शाह बानो की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्टेनिंग। तो शाह बानो जैसे जो जजमेंट्स हैं, भाई सरला मुद्गल में कहा गया कोई एक हिंदू है वो यदि मुसलमान बन जाता है, एक से ज्यादा शादी करता है, तो कहा गया ये मिसचीफ नहीं चलेगी, 494 आईपीसी के तहत उसको दंड दिया जाएगा। ये भी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा है। ठीक है, तो लिखा भी मैंने, शायरा बानो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। लेजिस्लेशन मुझे अंदर पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप मुझे बताइए ये जो तमाम लेजिस्लेशन है, जैसे ट्रिपल तलाक के बाद बेटा जो मुस्लिम वीमेन से जुड़ा एक्ट है 2017 का, या शायरा बानो के बाद जो 1986 का एक्ट उस दौर की तत्कालीन सरकार ने पारित किया, या ऐसे तमाम कानून, मैं कहता हूं आप बीएनएसएस की बात कर लो, सेक्शन 144 की, तो बीएनएसएस हिंदू पे भी लागू हो रहा है, मुसलमान पे भी लागू हो रहा है। इस देश के वो तमाम लॉज जो मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन जैसे मुद्दों को प्रभावित कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म से जुड़े जो फॉलोअर हैं अगर वो उनको प्रभावित कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्यों? अब भाई लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट भी पारित कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकती है। अरे भाई आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर भी कर सकते हैं ट्रिपल तलाक को लेकर। अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल 123। ट्रिपल तलाक को लेकर पहले तो ऑर्डिनेंस ही आया ना रे, नहीं, आर्टिकल 213 में गवर्नर भी कर सकते हैं। ये भी तो लॉ है, ये भी तो लेजिस्लेशन की श्रेणी में आएगा, नहीं आएगा? तो कहा गया जो लेजिस्लेशन है, उदाहरण के लिए मैंने लिखा मुस्लिम मैरिज एक्ट 1957, मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986 जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, शरिया से जुड़ा कोडिफिकेशन 1937, वक्फ से जुड़ा 1954, अभी जो भारत की सरकार ने वक्फ पर कानून बनाया है, आप ये बताइए गिफ्ट से जुड़े नियमों को बदला गया कि नहीं? मैं उसे रिफॉर्मेटिव कानून मानता हूं, है ना कानून, बदला ना। तो समझाने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो सारे कानून है, ट्रिपल तलाक वाला लॉ, ये जो सारे कानून है बेटा, ये मुस्लिम लॉ के इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, मैंने कहा था ये आसान है। चौथा सप्लीमेंट्री सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। मैंने आपके लिए क्या लिखा? द फोर्थ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज थ्योरी ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। One of the ideas behind the evolution of Muslim law is the idea of fairness, justice, equity and good conscience। मैं मानता हूं इस्लाम का उदय ही इसीलिए हुआ कि तमाम उन प्रैक्टिसेस को जो आर्बिट्रेरी थी, जो अनडिग्निफाइड प्रैक्टिसेस थी, उसे रोकना था, उसे बंद करना था। महिलाओं से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई, मैं बैचेस में अपने पहले लेक्चर्स में बताता हूं कि प्री इस्लामिक एरा जो था बेटा वो जानवरों जैसा था। तो इस्लाम धर्म का जो उदय है, जैसे आप कहते हैं निकाह के लिए जरूरी है कबूल करना, कबूल है, कबूल है, कबूल है, क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कंसेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बेटा कंसेंट क्या है? जस्टिस से जुड़ा है, इक्विटी से जुड़ा है। आप कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेहर बड़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्ट्रिन ऑफ मेहर मुस्लिम लॉ में क्या है? जस्टिस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। आप तमाम फॉर्म ऑफ डिवोर्स में कहते हैं कि विटनेस जरूरी है। सुन्नी में पढ़ाऊंगा आपको, सुन्नी सिया में क्या अंतर है, वो किससे जुड़ा है? तो इस्लाम धर्म का उदय ही माना जाता है जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। और वैसे भी आपको पता होगा कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद जो मेनका गांधी केस है अपना, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बेटा क्या कहा? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में कहा हमें मतलब नहीं कितना बढ़िया लॉ है, हमें मतलब नहीं वो कितने बढ़िया प्रोसीजर्स को
फॉलो करके इनकॉर्पोरेट करके बनाया गया है। अगर बढ़िया वैलिड लॉ है, वैलिड प्रोसीजर वाला लॉ है, यदि बनने के बाद भी वो जस्ट नहीं है, वह फेयर नहीं है, वो रीजनेबल नहीं है, तो हम ऐसे लॉ को नहीं मानते। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, माना जाता है मेनका गांधी से भारत के संविधान में जो ड्यू प्रोसेस है, जो नेचुरल जस्टिस है, वो एक्सप्लिसिटली आ गया, पहले इंप्लाइड था। तो ये जो जस्ट फेयर रीजनेबिलिटी है मेनका गांधी में, भगवती साहब का जजमेंट है, डोंट यू थिंक सो बेटा, इसी को सोर्स के रूप में हम जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस कह रहे हैं। आप इक्विटी पढ़े होंगे, इक्विटी का एक पेपर पढ़े होंगे, इक्विटी की जो 12 डॉक्ट्रिन्स है वो इसी से तो जुड़ी है। तो मुस्लिम लॉ का बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने मुस्लिम लॉ के सोर्सेस को पढ़ा। मुस्लिम लॉ के 4 प्राइमरी सोर्सेस होते हैं। मुस्लिम लॉ के जो 4 प्राइमरी सोर्सेस होते हैं उसमें कुरान है, सुन्ना है, इज्मा है, किया है। फिर मुस्लिम लॉ के सेकेंडरी सोर्सेस के रूप में हमने कस्टम को पढ़ा, हमने जुडिशियल डिसीजन को पढ़ा, लेजिस्लेशन को पढ़ा, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को पढ़ा। इसके साथ ही हमने कुछ केस लॉस पढ़े, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। अगर आपने इन 8 सोर्सेस को तैयार कर लिया तो यकीन मानो बेटा, आप एक बढ़िया आंसर लिखेंगे, एक मेरिटोरियस आंसर लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से कम समय में, आसान शब्दों में मुस्लिम लॉ से जुड़ा हर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। बीएनएसएस में पढ़ा रहा हूं, संविधान पढ़ा चुका हूं, मुस्लिम लॉ पढ़ा रहा हूं, फुल फ्लेजेड आप मुझे एक्सप्लॉइट करो। पीडब्ल्यू के इस चैनल के रिसोर्सेस को आप एक्सप्लॉइट करो, पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला आपके साथ है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अब मिलेंगे अगले वीडियो में मुस्लिम लॉ से जुड़े जो डिफरेंट स्कूल है। नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।